Hello friends, welcome to my channel. I am here to discuss about current affairs for UPSC, PSC and other exams. तो चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको आपकी परीक्षा या आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए आई हैव टू प्रोवाइड यू थ्री की मंत्रास टू सक्सीड इन योर एग्जाम। तो पहला की मंत्र क्या है? पहला मंत्र यह है कि दोस्तों आपको अपने सिलेबस को हमेशा अपने पास रखना है और उसको देखते रहना है। इससे क्या होगा? तो सिलेबस आपको आपके एग्जाम की बाउंड्री तय करता है कि आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ये क्या करते हैं? तो ये आपके सिलेबस से ये बताते हैं कि किन टॉपिकों से प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। तैयारी तो अपन को सबकी करनी है, लेकिन किन से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं और किन से किन टॉपिकों से उतने ज्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल आपको जाके तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, उसके बलबूते तो आपको नौकरी मिलेगी नहीं। तो इसलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आप यदि 50-60% भी यूपीएससी में ले आते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट उठता है रिवीजन। रिवीजन क्या करता है? तो आपने जैसे ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा, और ये तीनों पॉइंट मैंने अपनी रिसर्च के आधार पे बताया है। मैंने कई सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, मैं बहुत साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी ये परीक्षा दी है, बहुत सारे टीचरों से डिस्कस किया है, उसके बाद ये 3 की मंत्र निकले हैं दोस्तों। और ये तीनों की मंत्र जो है हर टॉपर आपको बताता है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है। इसलिए आप मेरा सजेशन मानिए, ये तीनों चीजें आपको फॉलो करनी है। सिलेबस से थॉरो होना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं और रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट सक्सीड इन योर एग्जाम दोस्तों। कैसे बोल रहा हूं मैं? आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप पेपर में जाते हैं तो 4 ऑप्शन आता है, ए बी सी और डी, क्योंकि आपके पेपर का नेचर ऑब्जेक्टिव है। अब आपको क्या होता है, ए और बी में कंफ्यूजन होता है, या ए और सी में होता है, या ए सी और डी में होता है। तो ये कंफ्यूजन क्यों होता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपका रिवीजन स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बोला कि रिवीजन करना है, एटलीस्ट 3 to 5 टाइम आपको हर नोट्स का रिवीजन करना, और नोट्स या किताब एक ही प्रेफर करनी है, ये मेरा आपको सजेशन है। तो चलिए इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं, और आज करंट अफेयर देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो फर्स्ट न्यूज है अपनी क्लाइमेट रिपेरेशन या जलवायु क्षति पूर्ति दोस्तों। तो अब ये क्या है, क्यों चर्चा में है? तो वाई इन न्यूज, क्यों है न्यूज में ये? तो देखिए क्या हुआ है रिसेंटली पाकिस्तान इज विटनेसिंग द वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर इन इट्स हिस्ट्री दोस्तों। तो क्या हुआ है, जैसा कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझेंगे कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, ये मेरा एक फ्लैट है, इसमें एक गाड़ी है ना दोस्तों। अब मेरे ही घर के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है या घर है, इसमें 10 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 10 गाड़ियां हैं। अब इनमें 20 नौकर हैं। अब इनके घर में इतना बड़ा घर है तो लाइट लगाई है तो बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं। अब मेरा घर छोटा सा है तो 1-2 लाइट में ही काम हो जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है, जब आपको बिजली चाहिए रहती है तो बिजली जहां से आती है वहां कोयला जलता है, और कोयला वातावरण में क्या निकालता है? CO2, NOx, SOx, इस तरीके की गैसें निकालता है। उसी तरीके से इनके पास 10 गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है। मेरी गाड़ी चलेगी, आपको मालूम है फ्यूल जलेगा तो CO2 निकलेगी, NOx निकलेगी, SO2 निकलेगी। तो मेरी एक गाड़ी इनकी 10 गाड़ी के कंपैरिजन में कम गैसों का क्या करेगी? निष्कासित करेगी, या गैसों को क्या करेगी? एग्जॉस्ट करेगी। लेकिन होता क्या है, ये एक विकासशील घर है और ये विकसित घर है, ये इनके जैसा बनना चाह रहा है, लेकिन क्या ये ऐसे बन गए हैं? तो इनने बनने के क्रम में बहुत सारी गैसों को क्या कर दिया? निकाल दिया है। अब यही गैसें क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है, प्रदूषण का कारण बन रही है। तो इसी कारण क्या हो रहा है, इनमें और इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आपने यदि ये एग्जाम्पल समझा हो अच्छे से तो अब आपको ये न्यूज बहुत आसान लगेगी। तो अब देखिए कैसे आसान लगेगी। तो देखिए आपको मालूम है कि देशों को भी 2 तरीके से विभाजित किया जाता है, विकासशील और विकसित। विकासशील कौन है? जैसे मेरा घर कम, उतने उतने विकसित नहीं है, संपदा थोड़ी कम है, धन थोड़ा कम है, टेक्नोलॉजी में पीछे है। लेकिन विकसित कौन है? विकसित जैसे अमेरिका हो गए, यूरोप हो गए, इनके पास धन संपदा भी बहुत है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, विकसित हो चुके हैं, उच्च स्तर पे पहुंच चुके हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे ये होता है कि अब जैसे पाकिस्तान में आई आपदा, तो पाकिस्तान का कहना है कि जो ये विकसित देश है, कौन है ये? विकसित देश हैं, इनने क्या किया है, जैसे अमेरिका हो गया, ये यूरोप ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे अन्य देश हो गए, तो इसका कहना है कि आपने
आपको मालूम है औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके पहले से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इन्हीं लोगों ने की है। आज से कई सालों से कई इंडस्ट्री लगा चुके हैं, बहुत विकास कर चुके हैं। तो इसी क्रम में इनने बहुत सारा क्या CO2 निकाल दिया है वातावरण में और अन्य गैसें निकाल दी हैं, जिसके कारण आपको मालूम है CO2 सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बनी रहती है। इससे क्या होता है, इसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसी से प्रदूषण हो रहा है, इसी से ओजोन का क्षरण हो रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं आज देखने को मिल रही है और इसी के कारण हो सकता है बाढ़ आपदा आई हो। तो पाकिस्तान का कहना है कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा बाढ़ आपदा आई है, हम सबसे भीषण आपदा का सामना कर रहे हैं, तो हमें आप मदद कीजिए। उन्होंने बोला आपकी गलती है, आपने औद्योगिक क्रांति की, आपने इतना सारा CO2 और अन्य गैसें निकाली, तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप हमारी मदद करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारी हेल्प करें। तो क्या हुआ, तो अब इसी चीज को देखते हुए क्लाइमेट रिपेरेशन का कॉन्सेप्ट आया है। क्लाइमेट रिपेरेशन, जलवायु क्षति पूर्ति। दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है, तो मैंने आपको एग्जांपल में आसानी से बता दिया कि जब गलती जिसकी है पैसा वो भरेगा, हम क्यों भरें। तो अब देखिए, जलवायु क्षतिपूर्ति विकसित देशों द्वारा, विकसित देश मतलब अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन द्वारा, अब विकासशील देश मतलब पाकिस्तान, भारत, चीन, अफ्रीका को विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए गए ऐतिहासिक योगदान। ऐतिहासिक योगदान मतलब औद्योगिक क्रांति में इतिहास में इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा विकास किया, इन्हीं ने CO2 अन्य गैसें छोड़ी, जिनका क्या है, हर जाना आज अपन को भी भरना पड़ रहा है, विकासशील देशों को। इनके यहाँ बाढ़ आ रही है, आपदा आ रही है, जैसे आपने इंडोनेशिया में देखा होगा, उनकी राजधानी डूबने की कगार पे है, कई जीवों पर भी खतरा आ रहा है, बहुत सारी जीव प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई हैं। तो इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं और इसमें ऐतिहासिक योगदान किसका है, विकसित देशों का है। तो अब विकसित देशों को क्या करना चाहिए, विकासशील देशों को धन और तकनीक मुहैया करानी चाहिए। तो ये धन और तकनीक मुहैया कराना अपनी गलती के लिए, गलती नहीं बोले तो अपने विकास के क्रम में जो भी उन्होंने किया उसके लिए उनको उपलब्ध कराना चाहिए। इसे ही क्लाइमेट रिपेरेशन या जलवायु क्षतिपूर्ति कहा जाता है। आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्लाइमेट रिपेरेशंस रिफर्स टू अ कॉल फॉर मनी टू बी पेड बाय ग्लोबल नॉर्थ to the global south as a means of addressing the historical contribution that the global north has made and continues to make towards the climate change। आपने जो गलती की या आपने जो चीज की अपने विकास की लालच में, धन की लालच में, आज उसका भुगतान किसको, सबको भरना पड़ रहा है। और आपके पास तो पैसा है, तकनीक है, आप बच जा रहे हो, लेकिन अफ्रीका और गरीब देश, विकासशील देश बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, तकनीक और धन चाहिए। तो इस तरीके की बातों को, अब इस तरीके के कॉन्सेप्ट को क्लाइमेट रिपेरेशन कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए, ये सब बात जो हुई है ये किसी सम्मेलन में हुई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई दो पार्टी के बीच में कोई समझौता होता है तो किसी के सामने होता है या कोई बॉडी कराती है। जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है तो वो कहाँ जाके बनता है, कलेक्ट्रेट से एफिडेविट बनता है, नोटरी लगती है, पूरा प्रूफ रहता है। तो इसी तरीके की क्लाइमेट के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है UNFCCC। दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों तो क्या हुआ, व्हाट डिड द इंटरनेशनल कन्वेंशंस से अबाउट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में निर्धारित जलवायु उत्तरदायित्व। तो इसी बॉडी ने कराया है समझौता, जिसमें बैठे थे विकसित, बैठे थे विकासशील, और उन लोगों ने निर्णय लिया है, विकसित देशों ने माना है कि हमसे हुआ है, हमने औद्योगिक क्रांति की है, तो हम आपको $100 बिलियन हर साल उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों इस तरीके की बातचीत हुई है और इसी समझौते को आधार बनाकर, इसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को आधार बनाकर पाकिस्तान जो है विकसित देशों से मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ जो आपदा आई है उसके लिए हमें धन और तकनीक मुहैया कराई जाए। दोस्तों बेसिकली धन मुहैया कराए जाए। तो आइए देख लेते हैं अब ये क्या है, किस सम्मेलन में हुई थी ये सब बातें। तो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया 1994 का अंतरराष्ट्रीय समझौता, जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर लीजिए करने के वैश्विक प्रयासों के व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करता है और स्पष्ट रूप से राष्ट्रों की विभेदित जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। दोस्तों एक शब्द है CBDR, इसका अर्थ होता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, क्षरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको कम करने का उत्तरदायित्व तो सब पे है, सबको बचना है पर्यावरण से, सबको जीवित रहना है। तो चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, उसको जलवायु परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम CO2 निकालना पड़ेगा। तो ये कॉमन हो गया। कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि सबको बचना है और सबको कोशिश करनी है जलवायु परिवर्तन ना हो। लेकिन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विभेदित जिम्मेदारी, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने क्या किया, हमने तो औद्योगिक क्रांति नहीं की, हमने तो विकास नहीं किया 100 सालों से, तो जिसने किया उसका दायित्व ज्यादा बनता है और जिसने कम किया उसका दायित्व कम बनता है। मतलब इसमें जो है हर देश पे अलग अलग प्रतिबद्धता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशियल
रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो UNFCCC द 1994 इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट लेज डाउन the broad principles of the global effort to fight climate change explicitly acknowledges this differential responsibility of nations। दोस्तों अब आ जाता है प्रश्न। तो देखिए मैं आपके लिए प्रश्न भी लाया हूं, 2015 में पूछा गया ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में कौन सा कथन सही है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आर करेक्ट। तो देखिए इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडॉप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, पहला कथन। और दूसरा इट इज फाउंडेड अंडर द एगिस ऑफ यूनेप, OECD, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। तो आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये 2015 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना रहता है, दो कथन दिए, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है दोस्तों। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि UNFCCC क्या कराता है, सबसे बड़ी संस्था है जो क्लाइमेट पे ध्यान देती है। इसी ने एग्रीमेंट कराया विकसित और विकासशील देशों के बीच। और जब भी पर्यावरण पे कोई बात होती है, जैसे हाल ही में COP26 हुआ था, तो उसका आयोजन भी इसने किया था। क्या होता है COP26? तो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई विवाद हो जाता है तो पूरी कमेटी को बुलाया जाता है, पूरी मीटिंग होती है, सारे घर वालों को बुलाया जाता है। ऐसे ही पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए सारे देशों के, मतलब जितने भी UNFCCC के मेंबर हैं, UNFCCC के मेंबर है, उनको बुलाया जाता है, उनको बिठाला जाता है, फिर बातचीत होती है और फिर कोई एग्रीमेंट पर आके चीजें रुकती हैं। जैसे अभी पाकिस्तान जो मांग कर रहा है वो किसी ना किसी एग्रीमेंट में कर रहा है, मतलब वो बात कभी ना कभी हो चुकी है, कोई एग्रीमेंट साइन हो चुका है जिसमें सब चीजें लिखी हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है। तो UNFCCC क्या कराता है, हर कुछ साल में COP26 का आयोजन कराता है, COP का आयोजन कराता है। अभी हाल ही में COP26 हुआ था स्कॉटलैंड में। इससे पहले आपको पेरिस जलवायु समझौता सुना होगा, वो भी COP15 में हुआ था। उसके पहले एक वर्सो संधि हुई थी। इसी तरीके के अन्य होते रहते हैं। तो इसी तरीके का एक समझौता हुआ था ग्रीन क्लाइमेट फंड दोस्तों। इसमें वही था कि विकसित देश विकासशील देशों की मदद करेंगे, उनको पैसे सा मुहैया कराएंगे। और किसने कराया था, किसका था COP? तो वही UNFCCC का था। GCF किस वाले COP में हुआ था? तो ये 16 में हुआ था, COP16 में दोस्तों। तो अब देखिए यूपीएससी कैसे फंसाता है। इसने पूछा इट इज फाउंडेड अंडर द एगिस ऑफ, मतलब इसका कहना है कि ये जो समझौता है ये यूनेप, OECD, ADB और वर्ल्ड बैंक का था। और मैंने आपको बता दिया किसका था, UNFCCC का। तो ये दूसरा तो गलत हो जाता है। और पहला मैंने आपको बता दिया कि विकसित देशों को विकसित देश विकासशील देशों को क्या करेंगे, पैसे मुहैया कराएंगे, तकनीक कराएंगे। क्यों? ताकि वो अडॉप्ट कर सके और मिटिगेशन कर सके या काउंटर कर सके क्लाइमेट चेंज को, लड़ सके उससे। तो पहला हो जाएगा सही, दूसरा हो गया गलत, ये सब हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। इधर हिंदी में भी आप प्रश्न देख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी अगले न्यूज को देखते हैं, दूसरी न्यूज। अब देखिए ये भी पिछली न्यूज से रिलेटेड है। अच्छा, वो वाली न्यूज जो थी वो आपकी GS पेपर 3 से रिलेटेड थी। यूपीएससी में आपको मालूम है कई पेपर है, उसमें GS पेपर 3 में आता है पर्यावरण। अब ये वाली न्यूज आपकी GS पेपर 2 से रिलेटेड है, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन इसका संबंध उस न्यूज से कैसे है? पाकिस्तान में आई है बाढ़, और आपको मालूम है पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसको क्या है, खतरा हो गया है बाढ़ से। क्यों? क्योंकि इसके स्तूप हो गए। आपको मालूम है ग्रेट बाथ है ना, महान स्नानागार है ना, उसको भी खतरा आ गया है, उसके पिलर गिर गए, स्तूप के पिलर गिर गए। तो इस टाइप की चीजें बाढ़ आने से हो रही है। तो अब इससे क्या है, इससे पाकिस्तान को नुकसान ये है कि यूनेस्को क्या करेगा, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा देगा यदि इसको क्या हुआ, कोई भी क्षरण हुआ तो। इसलिए पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने चेतावनी दी है कि सिंध प्रांत में भारी वर्षा से मोहनजोदड़ो के विश्व धरोहर का दर्जा खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी warned that heavy rainfall in the Sindh province threatened to the World Heritage status of मोहनजोदड़ो दोस्तों। अब देखिए एक आम आदमी इस न्यूज को पढ़ेगा तो उसका नजरिया अलग होना चाहिए। आप यूपीएससी, पीएससी या अन्य एग्जाम में जाना चाह रहे हैं तो आपका नजरिया बिल्कुल क्या होना चाहिए दोस्तों, अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए इसमें आपके ध्यान देने की चीज क्या है, मोहनजोदड़ो क्या होता है या मोहनजोदड़ो क्या है, इसकी क्या विशेषता है, यूनेस्को क्या है, क्या करती है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है और इसका क्या औचित्य है दोस्तों। तो अब आइए अपन इन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो क्या है। तो मोहनजोदड़ो का मीनिंग या अर्थ क्या है, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो एक स्थल है, काय का स्थल है, सिंधु सभ्यता का, इंदस वैली सिविलाइजेशन का एक क्या है, साइट है। और इंदस वैली सिविलाइजेशन आपको मालूम था 2350 से 1750 BC के आसपास रही है। तो एक कैसी थी वो, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज
थी दोस्तों। क्यों थी कांस्य युगीन? क्योंकि वो कांसे का उपयोग करते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप स्टैटिक में पढ़ेंगे। अभी अपना उद्देश्य है, अपना फोकस है करंट अफेयर पे, तो अपन उस पर बात करते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट मोहनजोदड़ो के बारे में बता देता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से या एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। फिर इसकी अवस्थिति या लोकेशन क्या है? तो ये सिंध, सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये सिंध पाकिस्तान में। और किस रिवर के किनारे है? तो नेक्स्ट टू द इंडस रिवर है दोस्तों। किस रिवर? इंडस। अब देखिए, यूपीएससी आपसे पूछ लेगा एक स्टेटमेंट में कि मोहनजोदड़ो वाज लोकेटेड नियर रावी रिवर, या रावी रिवर के पास मोहनजोदड़ो का स्थल अवस्थित है। तो रावी नहीं है दोस्तों, इंडस रिवर है। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। फिर अब इसकी खोज किसने की थी या कब की थी? तो देखिए, 1922 में राखाल दास बनर्जी जी ने क्या की था? इसकी डिस्कवरी की थी, जो तब सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो 22 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राखाल दास बनर्जी जी ने की थी दोस्तों। अब अगला, तो ये प्रसिद्ध क्यों है? तो आपको मालूम होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी या सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल है, एक है मोहनजोदड़ो और एक है हड़प्पा। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और दोनों को ही वहां की कहा जाता है। क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है? पिक्टोग्राफिकल है, भाव चिन्हात्मक है, जिसको पढ़ पाना अभी अपने हाथ में नहीं, अपन उनकी लिपि को नहीं समझ पाए और उनकी लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पाए, तो अपन अभी अंदाजा लगाते हैं। तो अपना ये मानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी अपन अपनी दो राजधानी अंदाजा लगाते हैं। एक अपन लगाते हैं मोहनजोदड़ो और एक लगाते हैं हड़प्पा, क्योंकि दोनों बहुत ही उच्च विकसित रूप में अपन को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं मोहनजोदड़ो फेमस क्यों है, फेमस प्रसिद्ध क्यों है। तो आपको मालूम है कि उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड्स के फॉर्म में थी। मतलब उनने जो टाउन प्लानिंग बनाई, आज भी ऐसी टाउन प्लानिंग मिलना मुश्किल है। उनने इस तरीके की से ग्रिड पैटर्न पे टाउन प्लानिंग की थी। उनके जो दरवाजे हैं वो रोड पे ना खुल के कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे, नहीं तो रोड में एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। और ग्रिड पैटर्न में उनने घर बनाए थे। उनकी जो रोडें थी वो समकोण पर काटती थी। आज भी ऐसी रोडें और डिजाइन करना बहुत मुश्किल है। तो सोचिए वो कितने विकसित और उन्नत रहे होंगे दोस्तों। तो यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी प्रसिद्धि का कारण है और यही इसकी साइट के फेमस होने का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए, अब ये फेमस क्यों थे? इसकी इलॉबरेट टाउन प्लानिंग विथ स्ट्रीट ग्रिड्स विथ ब्रिक पेवमेंट्स, डेवलप्ड वाटर सप्लाई। उनकी जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था या वाटर सप्लाई का सिस्टम था वो बहुत ही उन्नत था, व्यवस्थित था। ड्रेनेज का सिस्टम हो गया। कवर्ड सीवरेज सिस्टम था, मतलब उनकी नालियां पूरी कवर्ड रहती थी। होम्स विद टॉयलेट थे, घरों में ही टॉयलेट थे। सोचिए आज भी भारत में कई गांवों में क्या है, घर में टॉयलेट नहीं है, तब थे। तो सोचिए उनका एजुकेशन का लेवल, उनके रहने का स्तर कितना उच्च रहा होगा। और मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स थी, जैसे ग्रेट गैनरी, आपको पता होगा, ग्रेट ग्रैनरी थी, ग्रेट बाथ था, ये सब मोहनजोदड़ो से ही मिला है। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, है ना, स्मारक भवन हो गए उनके। देखिए, परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं। विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली थी, जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालय, ईंट से बने फुटपाथ, ऐसी हजारों विशेषताएं जो मोहनजोदड़ो की दोस्तों है, जो अपन को आकर्षित करती है। इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डाला दोस्तों? 1980 में। मोहनजोदड़ो को 1980 में शामिल किया गया। अब आ जाते हैं, अब यूनेस्को क्या है या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या चीज है। तो दोस्तों क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक तरीके की सूची है, एक लिस्ट है जो यूनेस्को ने बनाई है और उसमें उन स्थलों को रखा है जिनका क्या मापदंड है, किन स्थलों को रखता है, जिसके विशिष्ट सांस्कृतिक और भौतिक महत्व होता है। हैजा कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस दोस्तों, ये पैरामीटर हो गया। अब इसको जो रखता है, अब यूनेस्को तो बहुत बड़ी बॉडी है, यूनेस्को बहुत बड़ी बॉडी है, 1945 में बनी थी, है ना दोस्तों। क्यों बनी थी? शांति स्थापित करने और लोगों में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए बनी थी, है ना। लेकिन आगे जाके क्या हो गया, इनने अन्य कार्य करने शुरू कर दिए। तो 1945 में बनी थी। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो पेरिस फ्रांस में है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में है ना। और इसके कई कार्यक्रम भी चलते हैं, जैसे आपको मालूम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसी तरीके से क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क भी चलाता है, जियो ग्लोबल पार्क टाइप के, इस टाइप की कई स्कीमें चलती है, कई टाइप की इसकी क्या होते हैं, कार्यक्रम चलते हैं। तो अब अपन कहाँ थे? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक स्थल है जिसको लिस्ट कौन करता है? यूनेस्को करता है। किन आधार पर करता है? तो विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्व के आधार पर करता है। और इसे मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम और एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी दोस्तों। तो यूनेस्को तो पूरा संस्थान है, लेकिन उसका एक यूनेस्को संस्थान का एक प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, तो उसको वो इसको मेंटेन करता है। और प्रशासित कौन करता है? लिस्ट बनने के बाद उसको चलाता कौन है, संचालन कौन करता है? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी करती है। तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है
और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है दोस्तों। अब आ जाते हैं यूनेस्को वर्ल्ड है, ये सारा काम देखिए, हर काम के पीछे कोई ना कोई कन्वेंशन होगा। जैसे आपको मालूम है कि जब आप मकान खरीदते हैं तो रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री एक कागज होता है ना, उस पे पूरा सब चीजें लिखी होती है। इसी तरीके से हर काम के पीछे कोई ना कोई कन्वेंशन होता है। तो यूनेस्को ये सारा काम किस कन्वेंशन के तहत करता है, कहाँ उसने ये चीज मानी है कि वो ये काम करेगा या ऐसी चीजें करेगा, तो कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज एडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972 दोस्तों। आइए हिंदी में देख लेते हैं। तो 72 में साइन किया था यूनेस्को ने कन्वेंशन, जिसके तहत ये पूरा कार्य संचालन करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जो कि है विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि में सन्निहित है दोस्तों। तो इस संधि के तहत यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट में डालता है, उसका प्रशासन करता है और अन्य कार्यों को करता है दोस्तों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत जरूरी है यूनेस्को साइट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट यूनेस्को साइट या यूनेस्को की साइट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए दुनिया में टोटल करीब 1100 यूनेस्को की लिस्टेड साइट है, और कितनी 1100 टोटल है और कितनी कंट्री में है, तो 167 मेंबर कंट्री में है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हाल ही में बहुत सारी साइटों को यूनेस्को ने डिलीट करना शुरू कर दिया है। डिलीट करना कैसे कर दिया है, क्यों कर दिया है, तो यूनेस्को जैसे साइट को ऐड करता है वैसे ही डिलीट कर देता है। क्यों डिलीट कर देता है, यदि वहां की सरकार या उस देश की जनता या सरकार कुछ भी बोले, यदि उस साइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसके मूल्य को जैसे थे वैसे नहीं बना रख पाते हैं, है ना, या उनके मूल्यों का क्षरण होता है, उनकी वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में ताजमहल है, यदि ताजमहल आज जिस अवस्था में है यदि अपन उसको वैसा बनाए नहीं रखते हैं तो उसका क्षरण हो जाएगा, और क्षरण हो गया तो फिर वो यूनेस्को की साइट में रहने लायक तो वैसे ही नहीं रहा, क्योंकि यूनेस्को का कहना है जो कल्चरल और फिजिकल रूप से इंपॉर्टेंट है उसको वैसा ही बनाए रखना है दोस्तों। तो हाल ही में 21 में लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी इन द यूके यूनाइटेड किंगडम में लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट कर दिया, क्या हुआ, इसका जो गुणवत्ता थी या इसका जो उच्च मूल था उसमें क्षरण हो रहा था, तो इसको हटा दिया। 2007 में अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी इन ओमान, तो ओमान का ये एक अभ्यारण्य है, इसे भी सूची से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोचिंग हो रही थी, शिकार कर रहे थे लोग, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, जैव विविधता को खतरा हो रहा था, उनके आवास नष्ट हो रहे थे, आवास नष्ट हो रहे थे मतलब उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए हटा दिया। 9 में क्या किया, द एल्बे वैली इन ड्रेसडेन जर्मनी, इसको भी हटा दिया। जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे घाटी को भी क्या कर दिया, इस सूची से डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिज बना दिया गया, एक यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया गया जिसकी अनुमति नहीं थी दोस्तों। तो इस तरीके से ये 3 साइट आपको याद रखनी है। यूपीएससी कभी भी 21 का, ये यूपीएससी की खासियत है, वो करंट के क्वेश्चन को क्या करता है, जोड़ता है, करंट अफेयर को जोड़ता है स्टेटमेंट में। तो हो सकता है 2021 का लिवरपूल आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है और इसका रिवीजन बार बार करना है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अब आ जाते हैं साइट्स इन इंडिया, भारत में साइटें यूनेस्को से रिलेटेड। तो देखिए टोटल अपने यहाँ 40 साइटें हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की भारत में। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 40। और ये इस समय करंट में बहुत चर्चा का विषय है, इसलिए इससे प्रश्न यूपीएससी हाल ही में पूछ चुका है धौलावीरा के बारे में। आइए मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखिए कितनी साइट है, 40। तो 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, तो धौलावीरा इन गुजरात, गुजरात में हड़प्पा शहर धौलावीरा दोस्तों। तो अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था, एक पूरा 4 लाइन का वो दिया था पैराग्राफ, इसमें धौलावीरा की विशेषता दी थी और पूछा था कि ये कौन सा स्थल है। उसमें ए में ऑप्शन था, बी था, सी था और डी था। तो उसमें ए ऑप्शन सही था, जो कि धौलावीरा के बारे में चर्चा हो रही थी। कभी अपन इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, ये भी हाल ही में शामिल किया गया है। और भारत की एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि सिक्किम में है दोस्तों। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। इसी तरीके से बहुत सारी और साइटें हैं, ताजमहल है, आपको मालूम होगा, काजीरंगा है जो आसाम में है, अजंता केव है, एलोरा केव है। तो ये सब अपने यहाँ के विश्व धरोहर स्थल है जो शामिल है। तो टोटल 40 साइटें शामिल है। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने क्या किया, 22-23 के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होयसाल मंदिर को के पवित्र समागम को शामिल करने की सिफारिश की है दोस्तों। तो आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, रीड करूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा स्लाइड बना के लाया और रीड कर रहा हूँ। मैं आपको विस्तार में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, होयसाल मंदिर का क्या है, डायग्राम है दोस्तों, पिक्चर है।
अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था। तो क्या हुआ, हाल ही में एग्जिम बैंक है ऑफ इंडिया के एक दस्तावेज के अनुसार, तो एग्जिम बैंक ने क्या किया, एक सर्वे किया, एक रिसर्च किया और एक पेपर पब्लिश किया, एक दस्तावेज पब्लिश किया, और उसने बताया कि 19 में 121 बिलियन अमेरिकन डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया गया। तो ये बताया उसने, एग्जिम बैंक ने, कि इंडिया की जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, रचनात्मक अर्थव्यवस्था है, उसने भारत की टोटल जितनी भी अर्थव्यवस्था होती है, पूरी अर्थव्यवस्था में 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया, वस्तु और सेवाओं का निर्यात किया गया है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अर्थव्यवस्था क्या होती है ना। तो देखिए दो शब्द होते हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थ, देखिए अर्थशास्त्र होता है सैद्धांतिक पक्ष, इसमें आप ये पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में ये पढ़ते हैं कि आप आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं, आर्थिक गतिविधियों के कौन कौन से सूत्र होते हैं, फॉर्मूले, सूत्र मतलब फॉर्मूले। जैसे आप इकोनॉमी में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी में बहुत सारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्करी सेक्टर पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो अर्थशास्त्र होता है ना, और जो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष होता है वो अर्थव्यवस्था होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था के साथ हमेशा देश का नाम लगता है, भारत की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब वह क्षेत्र जहां आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, और आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिनका संबंध धन से होता है दोस्तों। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दूज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मनी। अब देखिए, जब आपको मालूम है कि जब भी आप सामान लेने जाते हैं तो दो टाइप की चीजें आपको मिलती हैं, वस्तु और सेवा। वस्तु मतलब जैसे आप पेन लेके आए वो एक वस्तु है, कोलगेट खरीद के लाए वो एक वस्तु है। सेवा मतलब जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपको शिक्षा दी जाती है, वो एक सेवा क्षेत्र है। आपको क्या बोलते हैं, आपको मालूम, बहुत सारे बीपीओ केपीओ काम कर रहे हैं, वो सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अपन ने वस्तु और सेवा का निर्यात किया। निर्यात का अर्थ क्या होता है, अपन ने, अपने देश ने दूसरे देश को बेचा है, अपने देश ने दूसरे देश को बेचा है ना दोस्तों, अपने देश ने दूसरे देश को बेचा है, वो निर्यात, और अपन दूसरे देश से खरीदे तो वो आयात। अभी मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत विस्तार में चला जाएगा। अभी अपन इकोनॉमी में क्रिएटिव इकोनॉमी देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है जिसने 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। आइए क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अंकटाड के अनुसार, अंकटाड, अकॉर्डिंग टू अंकटाड, द क्रिएटिव इकोनॉमी हैज नो सिंगल डेफिनेशन, इट इज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट विच बिल्ड्स ऑन द इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन क्रिएटिविटीज एंड आइडियाज and intellectual properties, knowledge and technology. Essentially, it is the knowledge-based economic activities upon which the creative industries are based. क्या मतलब है, आइए सरल शब्दों में समझाता हूँ। जैसे आपको मालूम है पूरा हो गया भारत। अब भारत में आपको मालूम है प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जैसे कृषि की गतिविधियां हो रही हैं, कृषि के क्षेत्र में जो लेन देन हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, वो कृषि क्षेत्र का पूरा बजट हो जाएगा। फिर ऐसे ही उद्योग से का, ऐसे ही सेवा क्षेत्र का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका घर होता है, तो आपके घर में भी आप कोशिश करते हैं ना कि आप ज्यादा से ज्यादा विविध क्या करें, काम करें, ताकि हर जगह से पैसा आए और ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। तो हर कोई यही चाहता है। तो इसी तरीके से भारत में एक क्षेत्र है क्रिएटिव इकोनॉमी का। क्रिएटिव इकोनॉमी वो होती है जिसका संबंध क्रिएटिविटी से होता है। जैसे जो यूट्यूब में वीडियो बनाए जाते हैं, जो डिजाइन क्रिएट की जाती है, या जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं, ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी में आती हैं। इनका लेन देन, इनसे पैसे कमाना, इनका निर्यात करना, है ना, ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी में आता है। तो हाल ही में एग्जिम ने बताया कि अपन ने 121 बिलियन का किया है दोस्तों। अब देखिए व्हाट इज क्रिएटिव इकोनॉमी। देखिए आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन क्रिएटिव इकोनॉमी में आता है, आर्ट गैलरी क्रिएटिव इकोनॉमी में आता है, कम्युनिकेशन आर्ट्स, डिजिटल मीडिया, ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र। एंटरटेनमेंट, अपने देश में इसका बहुत बड़ा हाथ है क्रिएटिव इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। फैशन, फर्नीचर एंड डेकोरेटिव आर्ट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, टॉयज, पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोवाइडर, फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल, ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र हैं। इन सब ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बल प्रदान किया है, एक तरीके से आगे बढ़ाया है, या एक जीडीपी को या इकोनॉमी को इंक्रीज किया है दोस्तों। अब रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्या है, आइए हिंदी में भी देख लीजिए। कोई एक परिभाषा नहीं है, एक उभरती हुई अवधारणा है जो मानव की रचनात्मक और विचारों और बौद्धिक संपदा, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर क्रिया पर आधारित है दोस्तों। अनिवार्य रूप से यह ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां हैं जिन पर रचनात्मक उद्योग आधारित है। जैसे फॉर एग्जांपल
यदि मैं कोई यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, वो चल जाता है, मेरे को पैसे आते हैं, तो वो रचनात्मक क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से मैं किसी चीज का पेटेंट लेता हूँ, है ना, मेरी कोई इंडस्ट्री है जिसका संबंध क्रिएटिविटी से है, या मैं दिमाग से अपनी बुद्धि का उपयोग करके कोई चीज का सृजन कर रहा हूँ और बेच रहा हूँ, तो ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी में आ जाता है। अब इस दस्तावेज के कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं, की फाइंडिंग है ऑफ द पेपर। तो देखिए क्या कहना है एग्जिम बैंक का, कि जो 19 तक है, भारत का रचनात्मक वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात, मतलब अपनी क्रिएटिव इकोनॉमी ने निर्यात मतलब बेचा, तो अपन ने दूसरे देशों को टोटल 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेचा है सामान, किसमें, क्रिएटिव इकोनॉमी में, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो। जिसमें से रचनात्मक सेवा देख लीजिए, अब वस्तु टोटल 121 है और उसमें सेवा कितनी बेची है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सेवा बेची है। सेवा मतलब सर्विस बेची है अपन ने, या उसका क्या किया है, बेचा है, मतलब अपन ने सेल किया है। फिर 19 में भारत में कुल रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात का 87.5% डिजाइन सेगमेंट का तथा अन्य 9% कला और सिल्क सेगमेंट का योगदान शामिल है दोस्तों। अब उसमें भी कुल रचनात्मक वस्तु की बात हो रही है दोस्तों, ये गुड्स के एक्सपोर्ट में 87% था डिजाइन और 9% था कला और शिल्प, है ना दोस्तों। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिजाइन सेगमेंट वाज 87.5% of the total creative goods exports in 19 and another 9% is contributed by art and craft segment। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है रिसर्च का। 16 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष है। व्यापार अधिशेष मतलब अपन फायदे में, अधिशेष का मतलब होता है अपन फायदे में है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में 100 रुपए आए और आपने 10 रुपए का क्या किया, व्यय किया। 100 रुपए आए मतलब आपके घर में 100 रुपए की इनकम हुई और आपने उसमें से क्या है, खर्चा मतलब परचेज कितने का किया, सामान 10 का, तो 100 माइनस 10 आपकी जेब में कितने बचे, 90। तो आप व्यापार अधिशेष में हुए, क्यों, आपके जेब में ज्यादा पैसे, आप अधिशेष में। तो इसी तरीके से भारत 16 अरब डॉलर के क्रिएटिव इकोनॉमी से अधिशेष में है। मतलब यदि सिर्फ क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करें तो अपन को 16 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। इंग्लिश में देख लीजिए, बिसाइड्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द क्रिएटिव गुड्स इंडस्ट्री हैज अ ट्रेड सरप्लस ऑफ 16 बिलियन। राजस्व के मामले में, राजस्व मतलब होता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के मामले में शीर्ष अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस बाजारों के संबंध में भारत अमेरिका के बाद, बात कर लीजिए दोस्तों, ये गलत हो गया, माफी चाहूंगा, सॉरी फॉर द पार्डन, के बाद विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है। इंडिया रैंक 6th ग्लोबली आउटसाइड द यूएस विद रिस्पेक्ट टू द टॉप इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस मार्केट बाय रेवेन्यू। तो चलिए यहाँ पे अपना आज का करंट अफेयर खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।